पढ़ लिख कर इस गांव की भलाई के लिए कुछ काम करो। लेकिन पिताजी, आप अकेले यहाँ क्या करोगे? हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। वाह मेरे बच्चों, वाह, आज के जमाने में लोग अपने माँ बाप को घरों से धक्के देकर निकाल देते हैं, और तुम लोगों को मेरी कितनी चिंता है। मैं तुम जैसी औलाद पाकर धन्य हो गया हूँ। फिर वो पांचों रामलाल के समझाने पर शहर चले जाते हैं। अरे वाह, ये शहर तो कितना अच्छा है। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। सही कह रहा है सोनू, अब शहर में जमकर पढ़ेंगे और मस्ती करेंगे। हे हे। सही कह रहे हो दीनू भैया, शहर का अपना मजा है। खूब मस्ती करेंगे, रात भर जागेंगे और खूब पढ़ाई करेंगे। हिप हिप हुर्रे। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वो पांचों शहर में ही पढ़ने लगते हैं। एक दिन उन पांचों के नाम एक चिट्ठी आती है। अरे भाइयों, आज हमारे लिए चिट्ठी आई है। अरे दीनू भैया, जल्दी से खोलो ना, जरूर पिताजी की ही होगी। वैसे भी उनसे मिले कई साल हो गए। जैसे जैसे वो चिट्ठी पढ़ता जाता है, दीनू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीनू को ऐसा रोता देख चारों भाई किसी अनहोनी की आशंका से डर जाते हैं। अरे दीनू भैया, क्या हुआ? तुम चिट्ठी पढ़ते पढ़ते क्यों रोने लग गए? ये गांव वालों की चिट्ठी है। इसमें लिखा है कि पिताजी अब नहीं रहे और हमें जल्दी से जल्दी गांव में बुलाया है। फिर पांचों भाई जल्दी से तैयार होकर वापस गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग गांव के बाहर पहुंचते हैं, वहां उन्हें अजीब सी शांति और मनहूसियत दिखाई देती है। अरे भैया, ये गांव को क्या हो गया? पूरे गांव में लगता है जैसे कोई मातम छा गया हो। तभी वहां गांव के सरपंच आ जाते हैं और उन पांचों को बोलते हैं, बेटा, यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर पांचों भाई सरपंच के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सरपंच उन पांचों को उनके घर के अंदर ले जाता है और घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अरे काका, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? और क्या बात है? बताओ हमें पूरी बात। और पिताजी की जान कैसे गई? क्या हुआ? दीनू की बात सुनकर सरपंच रोने लगते हैं और बोलते हैं, दरअसल तुम लोगों को मैंने ही चिट्ठी लिखकर बुलाया है बेटा। तुम्हारे पिताजी की जान मुझे बचाने में गई है। लेकिन कैसे? और वो कौन दुष्ट है? और इतने गांव वालों ने कुछ नहीं किया। बेटा, वो एक दुष्ट नहीं, कई दुष्टों का समूह है जो हमारे गांव में आकर ना जाने कहां से बस गए। वो शैतान और चुड़ैले हैं। इन शैतानों और चुड़ैलों ने मिलकर तुम्हारे पिताजी को मारा है। शैतान और चुड़ैले? लेकिन वो यहाँ कैसे आ गईं? बेटा, हम गांव वाले गांव के बाहर एक कुआं खोद रहे थे कि आने जाने वाले लोगों को पानी मिल सके। लेकिन हमें क्या पता था कि वो जगह शापित है और वहाँ शैतानों का वास है। उसी कुएं के अंदर मैं और तुम्हारे पिताजी फंस गए थे। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे धक्का देकर ऊपर चढ़ा दिया और खुद उसी में फंस गए। मरते समय बोला कि मेरे पांचों शेर मिलकर इस गांव को वापस शैतानों से मुक्त करेंगे। सरपंच की बात सुनकर पांचों भाई रोने लगते हैं और रोते रोते बोलते हैं, आप चिंता ना करें सरपंच जी, अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना हर बेटे का धर्म होता है और पिताजी की यही इच्छा थी, तो हम ही इस गांव को उन दुष्टों से आजाद करवाएंगे। फिर उस रात सरपंच उन लोगों के साथ वहीं उनके घर पर रुक जाते हैं। रात होते ही कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाजें और कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। देखा बेटा, ये आवाज सुनी? ये उन दुष्टों की आवाजें हैं। ये शैतानों की मंडली आ चुकी है। दीनू खिड़की खोलता है और झांक। बाहर एक 3 सिर वाली चुड़ैल और 3 शैतान चल रहे होते हैं। उनके हाथों में कटे हुए सर होते हैं। गांव वालों, कहाँ छुप गए तुम सब के सब? चुड़ैल रानी, अगर आप बोलो तो सबको इनके घर समेत ही उठा लूं।
नहीं नहीं शैतानों, इन लोगों ने तो हमें बरसों की नींद से जगाया है, इतनी जल्दी थोड़ी न मार देंगे। वैसे भी आज का खाना तो मिल ही चुका है। ऐसा कहकर वो चुड़ैल और शैतान सारे वहाँ से चले जाते हैं और सरपंच जी बोलते हैं, देखा मेरे बच्चों, ये दुष्ट आए दिन ऐसे ही आते हैं और निर्दोष लोगों को मार कर जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सरपंच जी, कोई ना कोई रास्ता तो होगा इन दुष्टों से निपटने का। बेटा, रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए किसी को उस कुएं में ही जाना होगा। जब मैं और तुम्हारे पिताजी उस कुएं में थे तो हमने देखा कि ये शैतान और चुड़ैल कुएं के अंदर एक मूर्ति के आसपास बैठे हुए थे, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हो। हो न हो उसी मूर्ति में कुछ न कुछ राज है। सरपंच जी, राज कुछ भी हो, मैं इन शैतानों को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने हमारे पिताजी को मारा है। पंकज, अपने गुस्से पे काबू रखो। हम इन शैतानों से ताकत से नहीं जीत सकते, बल्कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक योजना है। फिर दीनू सरपंच जी और बाकी भाइयों को अपनी योजना समझाता है। योजना के अनुसार अगली रात दीनू कुएं के पास जाता है और चुड़ैल को आवाज लगाता है, चुड़ैल जी, ओ 3 सिर वाली चुड़ैल जी, बाहर निकलो। चुड़ैल कुएं से बाहर आती है और बोलती है, बहुत हिम्मत है तुझ में लड़के, मुझे आवाज लगा रहे, मार डालूंगी मैं तुझे। मारना है तो मार डालो। वैसे भी मेरे दुष्ट भाइयों ने मेरी जमीनों पर कब्जा कर मुझे मार डाला है, और वो अब तुम सबको भी यहाँ से भगाना चाहते हैं। इसके लिए वो तांत्रिक भी लेके आए हैं। दीनू की ये बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तांत्रिक? उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि कोई भी तंत्र विद्या हम पर असर नहीं करती। चलो अच्छा है चुड़ैल जी, बस अब आप मेरी मदद कर दो। बदले में जो भी आप बोलोगे वो मैं करूँगा। जो मैं बोलूंगी वो करेगा। तो एक काम कर, कुएं में जाकर सारे नर कंकाल साफ कर दे, वहाँ काफी गंदगी हो गई है, और उसके बाद मेरे हाथ पांव दबा। चल। दीनू वैसे ही करता है। वो कुएं के अंदर जाता है और वहाँ से सारे नर कंकाल एक जगह जमा कर देता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल बोलती है, वाह, तू तो बहुत काम का आदमी है। मेरी सारी थकान उतार दी। मैं तेरी सेवा से खुश हूँ। मैं कल तेरे दुष्ट भाइयों को मारूंगी। जहाँ चलना है ले चलना। नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप क्यों कष्ट करेंगी? मैं उन चारों दुष्टों को यहीं ले आऊंगा। बस मेरी आपसे विनती है कि मेरे सामने मत मारना उनको। जैसे भी हैं वो मेरे भाई हैं। ठीक है, तू कुएं में छुप जाना। फिर दीनू वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचकर बाकी चारों से आगे की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चारों भाई और सरपंच जी रात में दीनू के साथ कुएं के पास पहुँच जाते हैं। दीनू कुएं के अंदर जाता है और चुड़ैल को बोलता है, चुड़ैल जी, मैं उन चारों दुष्टों को ले आया हूँ। बस आप उन लोगों को मार दो और सारी जमीन मुझे दे दो। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले उन चारों को भी पकड़ लूं। आज तुम पांचों को ही मारूंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल दीनू को पकड़कर ऊपर आ जाती है। उसके चारों शैतान भी उसके साथ ही होते हैं। चुड़ैल और चारों शैतान पांचों भाइयों की तरफ बढ़ते हैं। तभी सरपंच जी एक जलती हुई मशाल को कुएं के अंदर फेंक देते हैं। कुएं में जोर का धमाका होता है और मूर्ति टूट जाती है, और मूर्ति के टूटते ही चुड़ैल और शैतान भी जलने लगते हैं। दुष्ट दीनू, ये क्या किया? क्यों तोड़ी मूर्ति? दुष्ट चुड़ैल, हमने तो अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी की है। मैंने उन कंकालों को हटाते समय मूर्ति के चारों तरफ बारूद बम लगा दिए थे। और इस तरह सब चुड़ैलों और शैतानों से गांव वालों को मुक्ति मिल जाती है। सुशीला नाम की एक औरत थी जो कि गांव में अपने पति संजू के साथ रहा करती थी। सुशीला का पति ठेकेदार था और वो अक्सर सुशीला को दारू पीकर मारा करता था। एक दिन वो अपने घर में अकेले बैठकर रो रही थी।
कहाँ फंस गई मैं भी भगवान। मैंने पढ़ाई लिखाई भी की पर सब बेकार। अगर मेरे माता पिता ने मरने से पहले संजू से इतना कर्जा न लिया होता तो मुझे इससे जबरदस्ती शादी न करनी पड़ती। अब हर रोज मजदूरों की तरह घर में काम करो और रात में इस शराबी से मार भी खाओ। यही रह गया है मेरी जिंदगी में। क्या क्या सपने देखे थे मैंने स्कूल में कि मैं शहर जाऊंगी, नौकरी करूंगी और खूब खुश रहूंगी, पर सब बर्बाद हो गया। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। पर सुशीला की सारी बातें उसके घर आई विमला सुन लेती है। विमला पड़ोस के घर में रहती थी और वो कुछ काम से सुशीला के घर आई थी। अरे दीदी, क्या आप भी मरने मारने की बात कर रही हो? मेरे पास तो एक ऐसा तरीका है जिससे आप हमेशा के लिए इस नरक से आजाद हो जाओगी। क्या? ऐसा क्या तरीका है विमला? दीदी, मेरे स्कूल की पढ़ाई अब खत्म हो गई है। मुझे पता है कि मम्मी पापा इसके बाद मेरी जबरदस्ती शादी करवा देंगे, इसीलिए मैं शहर जा रही हूँ अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने। मैं वहीं नौकरी करूंगी और वहीं रहूंगी। गांव में यहाँ अब वैसे भी मेरा कोई नहीं है, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ शहर चलो। ये तुम क्या कह रही हो विमला? यही कि आप भी मेरे साथ शहर भाग चलो, फिर कभी यहाँ मुड़कर मत देखना। हम दोनों वहीं रहेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और आपने भी तो स्कूल तक की पढ़ाई की है, आपको आसानी से नौकरी भी मिल जाएगी और आप चाहो तो आगे पढ़ाई भी कर सकती हो। सुशीला ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। दीदी, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से निकलूंगी। अगर आप तैयार हो तो मुझे स्टेशन पर मिलना। इतना बोलकर विमला चली जाती है और सुशीला सोच में पड़ जाती है। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ भला? ये सब बकवास है। शाम होने वाली है, जल्दी से खाना बनाती हूँ वरना संजू आकर गुस्सा करेंगे। सुशीला खाना बनाने में लग जाती है। काफी रात हो जाती है पर संजू घर नहीं आता। आधी रात को संजू नशे में धुत घर पहुंचता है। अरे, आप फिर से आज इतनी शराब पीकर आए हैं? चल हट पागल औरत, दूर रह मुझसे। बड़ी आई, मुझे सिखाएगी? जा जल्दी से खाना लगा। हाँ, अभी लगाती हूँ। सुशीला संजू को खाना परोसती है पर गलती से सुशीला से खाना गिर जाता है, जिससे संजू को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में सुशीला को पीटने लगता है। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बहुत देर बाद थक जाने की वजह से संजू सो जाता है, पर सुशीला फैसला कर चुकी थी कि वो सुबह ही विमला के साथ घर से भाग जाएगी। वो 4 बजे विमला को स्टेशन पर मिलती है और दोनों ट्रेन से शहर के लिए निकल जाती हैं। शहर पहुंचकर सबसे पहले विमला सुशीला को अपने एक दोस्त के घर लेकर जाती है। सुशीला दीदी, ये प्रीति है। प्रीति का दोस्त है कबीर। वो हमें एक नया किराए का घर और काम ढूंढने में मदद करेगा। तब तक हम प्रीति के साथ उसके हॉस्टल के कमरे में रह सकते हैं। यहाँ और लड़कियां भी हैं। धन्यवाद विमला, और प्रीति तुम्हें भी धन्यवाद। सुशीला और विमला, वैसे हमारे इस हॉस्टल के सामने एक नया शॉपिंग मॉल खुला है। वहां पर काम करने के लिए बहुत सारी नौकरियां हैं। तुम दोनों वहां जाकर पता कर सकती हो। क्या? सच में? अब ठीक है, फिर हम दोनों शाम को ही वहां जाएंगे। शाम होते ही विमला और सुशीला मॉल के अंदर चली जाती हैं। मॉल नया बना था, इसीलिए वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। विमला और सुशीला सीधा मॉल के ऑफिस में जाती हैं, जहां पर शॉपिंग मॉल का मालिक बैठा हुआ था। जी बताइए, आपको क्या काम है? दरअसल हम दोनों को यहाँ नौकरी चाहिए। हमने सुना है कि आप लोगों को यहाँ पर लोगों की जरूरत है काम के लिए। हाँ, सही सुना है आपने। क्या आप लोग बच्चों को संभाल सकेंगी? जी बिल्कुल। हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, फिर देखिए, मॉल की 4थी मंजिल पर एक गेम सेंटर है, जहाँ पर कई बच्चों के गेम्स हैं। वहाँ पर बच्चों के खिलौने की दुकान भी है। आप दोनों को मिलकर उस जगह को संभालना होगा, ठीक है ना? ये रूबी है, ये वहीं काम करती है, ये आपको सब समझा देगी। तो फिर आप लोग अभी से काम शुरू कर सकती हैं। आपको दोपहर 1 बजे से रात के 11 बजे तक काम करना होगा और इसके लिए आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। पैसे सुनकर विमला और सुशीला दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। वो जल्दी से जाकर गेम सेंटर में सारा काम सीखने लगती हैं। पर जैसे जैसे रात होती है, मॉल खाली होने लगता है। 10 बजते बजते 4थे फ्लोर पर कोई भी नहीं बचा था, सिवाय रूबी, विमला और सुशीला के। सुशीला और विमला, मुझे जरा बाथरूम जाना है और यहाँ बाथरूम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही है, तो मैं जरा होकर आती हूँ। रूबी, मुझे भी जाना था बाथरूम, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ रुकती हूँ। रूबी और विमला सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बाथरूम चली जाती हैं। सुशीला अब 4थे फ्लोर पर अकेले थी कि तभी अचानक से पूरे मॉल की लाइट चली जाती है। अरे, ये लाइट कैसे चली गई?
अचानक से गेम सेंटर के सभी खिलौनों और गेम्स की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है और इससे सुशीला बहुत डर जाती है। तभी सुशीला को वहां पर कई बच्चों की आत्माएं दिखने लगती हैं। अरे अरे बचाओ बचाओ! सुशीला गेम सेंटर से बाहर की तरफ भागती है और बाहर निकलकर वो गिर जाती है। तभी वहां विमला और रूबी आ जाती हैं और वो दोनों सुशीला को उठाते हैं। अरे सुशीला, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? वो अंदर बहुत सारे छोटे छोटे भूत और चुड़ैल थे। सब बच्चे थे। उनमें से एक छोटी बच्ची की चुड़ैल मेरे ऊपर कूदी और मुझसे चिपक गई और वो मेरे बाल नोचने लगी। क्या तुमने भी उन्हें देखा? मुझे लगा था ये मेरा वहम है, पर शायद सच में ये शॉपिंग मॉल भूतिया है। क्या भूत? भला ये मुमकिन है क्या? अरे अगर ऐसा है तो रूबी, तुम यहाँ काम ही क्यों कर रही हो? मुझे लगा था शायद वो मेरा वहम होगा। मैंने भी एक छोटी बच्ची चुड़ैल को पिंक फ्रॉक पहने देखा था इसी गेम सेंटर में, पर जब मैंने मालिक से ये बात कही तो उसने मुझे डांट कर कहा कि दोबारा ये बात बाहर नहीं करना, वरना मॉल बंद हो जाएगा। अब हम क्या करें? ये नौकरी छोड़ी तो फिर कहाँ जाएंगे? हमें पैसे भी तो चाहिए ना। तीनों सोच में पड़ जाती है कि तभी अचानक से फिर से पूरे मॉल की लाइट बंद हो जाती है और रूबी एक चुड़ैल में बदल जाती है। यही नहीं, सभी बच्चे भूत और चुड़ैल और साथ ही साथ मालिक भी वहां आ जाता है और भूत में बदल जाता है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? जरा अपनी घड़ी में तो देखो। विमला घड़ी में देखती है। 11 बजने ही वाला था। जैसे ही 11 बजता है, पूरा शॉपिंग मॉल एक पुराने खंडहर में बदल जाता है और सभी भूत चुड़ैल सुशीला और विमला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम दोनों हमारे जाल में फंस गई हो। ये हमारा शुरू से प्लान था। हमें तो बस तुम दोनों को मॉल के अंदर 11 बजे तक रोक कर रखना था। आखिर तुम सब हो कौन और क्या चाहते हो हमसे? कुछ भी नहीं, मैं और रूबी तो बस एक भूतिया स्कूल के टीचर हैं और ये सब बच्चे हमारे शिष्य। हम दोनों तो इन्हें सिखा रहे थे कि कैसे इंसानों को बेवकूफ बनाया जाता है और उन्हें अपने जाल में फंसाया जाता है। तो इसके लिए तुमने 11 बजने का इंतजार क्यों किया? देखो तो मासूम बच्ची को, इसे सब जानना है। अरे क्योंकि 11 बजने के बाद से ही हम सब भूत बहुत ताकतवर हो जाते हैं, इसलिए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इतनी हिम्मत करके एक नरक से बाहर निकली थी और क्या फायदा हुआ? मैं यहाँ इतने भूतों के बीच फंस गई। अब क्या होगा भगवान? अब क्या? अब ये सब मेरे प्यारे प्यारे भूतिया स्टूडेंट्स मिलकर तुम दोनों को कच्चा चबा जाएंगे। वो क्या है ना, इनका लंच टाइम होने वाला है। ये सुनकर सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। कोई आदमी गाना गा रहा था। मैं हूँ कौन? अरे मैं हूँ। इतना बोलते ही आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। वो आदमी नशे में था और उसके हाथ में चाकू था। वो दोबारा लड़खड़ाते हुए उठता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सुशीला का पति संजू था और वो सुशीला को मारने वहां आया था। अरे अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई? लगता है विमला कि ये हमारा आखिरी दिन है। नहीं दीदी, ये हमारा आखिरी दिन नहीं है, बल्कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हमें इन भूतों और संजू दोनों से ही एक साथ छुटकारा मिल जाएगा। क्या? वो क्या? हमें कुछ नहीं करना दीदी, आप बस संजू को आवाज लगाकर इधर बुलाइएगा। जैसे ये संजू यहाँ आगे आएगा, सभी भूतों का ध्यान उसकी तरफ होगा। तभी हम यहाँ से भाग जाएंगे और ये भूत इतने अच्छे तो है नहीं कि संजू को ऐसे ही जाने देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ओ संजू, मैं इधर हूँ। दम हो तो जरा इधर तो आओ। ये सब भूत और चुड़ैल मेरी रक्षा करेंगे। ये तुम्हें मुझे छूने भी नहीं देंगे। संजू नशे में सुशीला की तरफ देखता है और फिर गुस्से में सभी भूतों और चुड़ैलों की तरफ। संजू लड़खड़ाता हुआ भूतों की तरफ बढ़ने लगता है। इस बीच जब सभी भूतों और चुड़ैलों का ध्यान संजू की तरफ था, विमला और सुशीला पीछे से भाग जाती हैं। उधर सभी भूत चुड़ैल मिलकर संजू को खा लेते हैं। विमला और सुशीला मिलकर नई नौकरी ढूंढते हैं और अपनी नई जिंदगी की खुशी खुशी शुरुआत करते हैं।